गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व मानव अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। विश्व मानव अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। तो देखिए, अधिवासों के बसाव की आकृति जो है उसके आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। लिख सकते हो, अधिवासों के अधिवासों के बसाव की आकृति, बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। अर्थात अधिवासों के बसाव की जो आकृति है, उस अधिवास की जो संरचनाएं हैं वो किस प्रकार की बनी है, उन्हीं के आधार पर उनको अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। अब देखिए, ग्रामीण अधिवासों के जो प्रतिरूप हैं उनको अनेक कारक प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से कारक हैं जो कि अधिवासों का जो प्रतिरूप है, उनकी शकल जो है, उनकी जो बनावट है, वो कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं। ग्रामीण अधिवासों को निर्धारित करने वाले कि वो कौन कौन से कारक हैं जो अधिवासों की जो शकल है, उनकी जो बनावट है, उनका जो प्रतिरूप है, उसका निर्धारण होता है। तो देखिए, अनेक कारक होते हैं जो अधिवासों की जो आकृति है उसका निर्धारण करते हैं। तो उन कारकों में मुख्य रूप से हम लेते हैं प्राकृतिक कारक, दूसरा है ऐतिहासिक कारक, तीसरा है सामाजिक कारक, चौथा है सांस्कृतिक कारक, पांचवा है परिवहन, छठा है धार्मिक स्थल, आदि कारक जो है वो किसी न किसी रूप से मानव अधिवास की आकृति को प्रभावित करते हैं। जैसे प्राकृतिक कारकों की यदि हम बात करें
तो वहाँ के धरातल का स्वरूप किस प्रकार का है, वहाँ पर नदियाँ हैं, वहाँ के जलाशय हैं। जैसे प्राचीन काल में वर्ताकार जो प्रतिरूप बनता है वो किसी धार्मिक स्थल के चारों ओर या किसी तालाब के चारों ओर मानव के बसाव की जो आकृति हो जाती है वो एक उसके चारों तरफ हो गई तो वर्त के जैसी आकृति बन गई। तो ऐसे प्रतिरूपों को हम वर्ताकार आकृति के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से ऐतिहासिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, ये सभी जो हैं वो किसी भी स्थान के अधिवास की आकृति का निर्धारण करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इस आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों को हम किन किन प्रतिरूपों में विभाजित करते हैं, कि वो कौन कौन से प्रतिरूप हैं जो कि इन कारकों के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आकृति के आधार पर तो आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों के निम्न प्रतिरूप निर्धारित किए जा सकते हैं। नंबर 1, रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप देखो कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सड़क मार्ग होता है, रेल मार्ग होता है, नहर या नदी घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास हो जाता है। जैसे कोई सड़क है और उस सड़क के सहारे बस्तियों का विकास हो जाता है, तो एक रेखिक आकृति सी बन जाती है। जो उन के सहारे सहारे बस्तियों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के ऐसे आदिवासियों को हम रेखीय प्रतिरूप कह सकते हैं। इस प्रकार के जो आवास हैं वो पास पास होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं। जैसे गंगा यमुना के मैदान, मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, जिनको हम रेखीय अधिवास कहते हैं। जैसे हम अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव जो है, जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव जो है वो इसी प्रकार रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। कई बार ये पूछा जा सकता है। इन्हें पंक्तिनुमा प्रतिरूप या अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी हम कह सकते हैं। दूसरा है तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं जिनकी आकृति तीर के आकार की होती है, तो ये किसी अंतरिक्ष के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या दोआब के बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप है। और ऐसे प्रतिरूप प्राय तीरनुमा होते हैं। ऐसे स्थानों का जो अग्रभाग है उसमें विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती और उसका जो पीछे का भाग है उसमें
भूमि पर्याप्त होती है तो ऐसे अधिवासों को तीर प्रतिरूप कहते हैं। तो इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील के तट पर पाए जाते हैं और उनकी आकृति जो है वो इस प्रकार से होती है। जैसे अपने भारतीय जो कन्याकुमारी अंतरिक्ष है उसमें इस प्रकार के अधिवास जो हैं वो बसते जाते हैं और उनकी जो आकृति है वो एक तरह से तीर के आकार की हो जाती है। तो ऐसे अधिवासों को हम तीर प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो प्रतिरूप है वो तीसरा प्रतिरूप हम लेते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो जैसा कि नाम से विदित है कि जिस अधिवास की शकल, जिस अधिवास की आकृति त्रिभुज के आकार की होती है उसी को हम त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। तो ऐसे जो अधिवास हैं जो नदियों, नहरों या सड़कों का संगम जहां पर होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं है तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। और ऐसे संगम स्थल पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों के द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर अधिवास विकसित होता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के अधिवास? त्रिभुजाकार अधिवास, यानी जिनकी आकृति जो है वो त्रिभुज के आकार की होती है, उन्हें हम त्रिभुजाकार कहते हैं। जैसे इसकी आकृति जो है वो किसके आकार की होगी? त्रिभुज के आकार की होगी। तो इस प्रकार के जो अधिवास है त्रिभुजाकार, वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप हमें अपने भारत देश में पंजाब और हरियाणा राज्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगला प्रतिरूप है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप या इसको हम चौकपट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं। जैसे आयत कैसे बनता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस प्रकार देखो, जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। और संसार में समतल, उपजाऊ, मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूपों का विकास होता है जिनको हम आयताकार प्रतिरूप, जैसे ये दो सड़कें हैं और इनके सहारे सहारे बस्तियों का निर्माण हो जाता है, तो उनको हम आयताकार प्रतिरूप या चौकपट्टी प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अगला है आयतीय प्रतिरूप। और आयतीय प्रतिरूप जो होता है उसमें अनेक दिशाओं से, अनाकार प्रतिरूप भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनाकार प्रतिरूप। जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से, सभी दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती हैं, तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहों पर मिलने से समानांतर नहीं होती हैं। जैसे ये मुख्य चौक है, कोई भी रास्ते आते हैं किधर से भी, यानी इसका कोई आकार नहीं है, अनाकार है। तो इसके सहारे सहारे इस प्रकार से बस्तियां बस जाती हैं।
और ऐसे आदिवासियों को हम, जैसा इसका नाम है अरेय प्रतिरूप, या इसको हम अनाकार प्रतिरूप, जिसका कोई विशेष आकार नहीं होता है, उसको हम अरेय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। सभी दिशाओं से देखो, इसमें रास्ते आ रहे हैं। ये रास्ते कच्चे भी हो सकते हैं, पक्के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अनाकार रूप से बस्तियां बसती जाती हैं और एक तरह से अरेय या अनाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। विश्व में घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। भारत में गंगा के ऊपरी मैदान एवं तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के अरेय प्रतिरूप या अनाकार प्रतिरूप देखे जा सकते हैं। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे वृत्ताकार प्रतिरूप, जैसा इसका नाम है। जिन आदिवासियों की आकृति वृत्त के आकार की होती है, तो इन आदिवासियों का जो निर्धारण है वो प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या किसी चौपाल के चारों ओर मकान बनने से बस्ती का आकार वृत्त के आकार का हो जाता है। उसको हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे गांव के मध्य में कोई चौपाल है या फिर कोई तालाब है, उसके चारों तरफ जिधर रास्ते आते हैं उधर से ही बस्तियां उनमें बसती जाती हैं। उनका जो आकार है वो इस वृत्त के आकार में होता जाएगा। इनमें ऐसे बस्तियां जो हैं वो बसती जाएंगी और उनका सीधा संबंध जो है वो उस केंद्र बिंदु से होता है। या तो धार्मिक स्थल हो सकता है, कोई झील हो सकती है, चौपाल हो सकता है, गांव के मध्य में पानी की उपलब्धि के लिए कुआं हो सकता है। तो इस प्रकार से सभी मुख्य मार्ग जो हैं वो उससे आकर के जुड़ते हैं। तो इसकी आकृति जो है वो एक वर्ग के आकार की हो जाती है। ऐसे आदिवासियों को वृत्ताकार आदिवास कहा जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की आकृतियां बनती हैं। इसी संदर्भ में देखो अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। अर्धवर्ताकार किसी तालाब के आधे किनारे जैसे बस्ती बस जाती है, उसके दूसरे किनारे पर कोई पर्वत हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, या वो बसने की लायक नहीं है, तो उसके चारों तरफ इस प्रकार से बस्तियां बस जाती हैं। तो इनकी आकृति जो है वो एक अर्धवर्ग की हो गई है, यानी आधे वर्ग के समान। जैसे ये कोई मान लो पर्वत है या पहाड़ है, ये आ जाता है इस साइड में, और इधर ये झील है या तालाब है, तो इसकी आकृति जो है वो आधे वर्ग की तरह हो गई। इसलिए हम ऐसे प्रतिरूपों को अर्धवर्ताकार प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आगे हम लेते हैं मधुछत्ता प्रतिरूप। मधुछत्ता प्रतिरूप, जैसे इन प्रतिरूपों का जो आकार है, इनका आकार इस प्रकार से संलग्न होता है। छोटे छोटे बिल्कुल नजदीक नजदीक में आवास उनके होते हैं। दूर से देखने पर ये आवास जो है वो मधुमक्खियों के
छत्ते की भांति दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे अधिवासों को मधुछत्ता अधिवास कहा जाता है। दूर से देखते हैं तो इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो बहुत ही सघन अवस्था में पाए जाते हैं और ऐसे अधिवासों को मधुछत्ता प्रतिरूप कहा जाता है। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोपड़ियों के जो आवास हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव या दक्षिणी अफ्रीका के जुलू लोग इस प्रकार के प्रतिरूपों में निवास करते हैं, जो दूर से देखने पर मधुछत्ते जैसे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे अधिवासों को मधुछत्ता प्रतिरूप कहते हैं। इसी प्रकार से अन्यत्र हम बात करें तो जैसे सीढ़ी नुमा प्रतिरूप होता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों को काट काट करके सीढ़ी नुमा स्थल बनाते हैं, तो उन पर जो अधिवास बस जाते हैं। तो इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर होते हैं, जिनमें मकान स्पष्ट सटे हुए परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। इन मकानों की पंक्तियां ढाल के अनुसार अलग अलग स्तरों में होती हैं। जैसे नाम है सीढ़ी नुमा, जैसे सीढ़ी में अलग अलग परतें होती हैं, इसी प्रकार से उन मकानों की जो आकृति है वो अलग अलग हमें ढाल के अनुरूप दिखाई देती है। हिमालय, रोकीज, इंडीज और एल्पस पर्वतमालाओं में इस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप देखे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से बहुत सारे प्रतिरूप हम ले सकते हैं। तो अब हम अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो थोड़े स्तर पर संक्षिप्त में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं। ग्रामीण आदिवासियों की समस्याओं के अंतर्गत देखिए, जो इनकी समस्याएं हैं उनका विस्तार करना आवश्यक नहीं है इतना, क्योंकि आप स्वयं भी इनका जो विस्तार है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ग्रामीण आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है। नंबर 2, आवागमन के साधनों का भी अभाव होता है। स्वास्थ्य एवं संचार सेवाओं का भी अभाव पाया जाता है। विद्युत आपूर्ति का अभाव पाया जाता है। रोजगार के कम अवसर होते हैं। रोजगार के अवसर नहीं होने से वहाँ पर तीनों प्रकार की बेरोजगारी, जिनको हम कहते हैं पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी, इन आदिवासियों में या इन ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा और तकनीकी का अभाव इनमें पाया जाता है। तो यहाँ के निवासी जो हैं वो छोटी छोटी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं इनमें पाई जाती हैं। तो ग्रामीण आदिवासियों के बारे में आज इतना ही। कल हम अगले टॉपिक के अंतर्गत नगरों की चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण आदिवासियों के अंतर्गत देखो हमने उनकी समस्याएं पढ़ी, उनके प्रतिरूप पढ़े, उनकी स्थायी और अस्थायी उनकी समस्याएं, इन सब का अध्ययन हमने किया। तो कल के टॉपिक में हम लेकर के आएंगे नगर। नगर किसे कहते हैं, गांव और नगर की तुलना भी आपको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।